हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे जो कि वीकली करंट अफेयर रहेंगे। कब से कब तक हैं ये? तो 18 से लेके 24 फरवरी 2024 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं अपनी पहली करंट अफेयर के साथ। ठीक है, देखिए पहला न्यूज़ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे आप। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला करंट अफेयर। देखिए क्या कहता है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024। सीधी बात है, देखिए समझते हैं इसको इजी करके। बात यहाँ पर इतनी सी है कि अगर मैं और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं, हम मान लेते हैं एसएससी का पेपर दे रहे हैं, या फिर हम कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जैसे नीट हो गया, इन सब एग्जामिनेशन में अगर कोई भी नकल करवाता है, ठीक है, या फर्जी बाड़ा हमारे साथ करता है, तो उसके लिए ये बिल आया है। तो अब समझ लेते हैं इस बिल के बारे में। देखिए क्या लिखा है, कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू has given her assent to the public examination prevention of unfair means bill 2024 aimed at preventing malpractices in government recruitment examinations। तो ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा किसका एसेंट, तो हम सबको पता है जो भी कोई बिल आता है उस बिल में फाइनल एसेंट किसकी लगती है, तो हम सबको पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ये आपको बहुत बहुत क्लियर रखना है ये करंट अफेयर अपने पास। कहता है अब जो पेनल्टी होगी अब वो किसकी होगी, तो ऑफेंडर जो हैं, जो इस बिल के अंदर आएंगे, मतलब जिन्होंने इस तरीके का कोई फर्जी बाड़ा करवाया होगा, उनको क्या मिलेगा? देखो भाई यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट, और कितने से कितने सालों तक? 3 से 10 सालों के लिए। और साथ ही फाइन देना पड़ सकता है कितना? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है बेटा, बहुत बड़ी अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये कौन सा बिल आया है, तो क्या नाम है इस बिल का? प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024, जो कि किससे रिलेटेड है? पब्लिक एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 करोड़ फाइन इफ कॉट इंडल्जिंग इन माल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई थिंक आपको पहली करंट अफेयर बहुत क्लियर होगी अपने पास कि अगर मैं और आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई नकल कराई जाती है या फर्जी बाड़ा होता है, तो उस केस में इस बिल के तहत क्या करा जाएगा? उनको एक पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है आप सबको। और द्रौपदी मुर्मू आप सबको पता है कौन है भी अपने पास यहाँ पे प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू का जो रेसिडेंस है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे रायसीना हिल्स। आप सबको पता होगा क्या कहा जाता है इसे? रायसीना हिल्स कहा जाता है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद और अगले करंट अफेयर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। अब समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चा, सोशल डेवलपमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है? सोसाइटी से रिलेटेड ही होगा। देखिए क्या कहता है एम्बेसडर रुचिरा कंबोज, इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस, चेयर्ड द 62nd सेशन ऑफ द कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, और इसके हेडक्वार्टर हेल्ड एट यूएन हेडक्वार्टर। अब यूएन के हेडक्वार्टर कहाँ पर आ रहे हैं? तो न्यूयॉर्क यूएसए में ये सेशन किया गया है। कौन से नंबर का हुआ है? 62nd। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो आपको याद रखना है रुचिरा कंबोज। कहता है इंडिया चेयर्ड द सेशन ऑफ CSOCD फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सेंस कब से हम यहाँ पे इसको हेड कर रहे हैं? 1975 से। पोलैंड इज सेट टू चेयर द 63rd सेशन। तो 63rd सेशन जो है वो कौन हेड करने वाला है अब? तो आपको याद रखना है पोलैंड। और कब होगा ये सेशन? तो 2025 में ये सेशन हमें देखने को मिलेगा। कहता है अब ये है क्या? कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी सबको समझ में आ रहा है कि एडवाइज करने वाली, सलाह देने वाली। एडवाइजरी बॉडी टू द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड सर्व्ड एज अ क्रूशियल इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल डेवलपमेंट पिलर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसके साथ ये डील करता है? सोशल डेवलपमेंट। एक मीटिंग हो रही है, कहाँ पर हो रही है ये? तो आपको याद रखना है कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में। कौन से नंबर की है? 62nd। और 63rd कहाँ पर होगी? तो हम क्लियर रखेंगे ये कहाँ पर होगी? पोलैंड पे की जाएगी। और इंडिया इसे कब से चेयर कर रहा है? तो आपको याद रखना है 1975 से हम इसके पार्ट हैं और इसको चेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आती है अगली न्यूज़ आपके पास। कहता है वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद इन एन एयरपोर्ट। ठीक है, समझ लेते हैं इसको भी। देखिए कहता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कोचीन आ गया तो कौन सा वाला स्टेट आ गया अपने पास यहाँ पे? केरला। तो आपको याद रखना है केरला के बारे में। कहता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
has signed a MOU with Bharat Petroleum Corporation Limited to set up the world's first green hydrogen plant and fueling station with an airport setting। अब समझ लेते हैं बेटा इसको भी। देखिए कहता है हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो ये ग्रीन हाइड्रोजन इसे प्रोड्यूस किया जाएगा कैसे? बाय स्प्लिटिंग वाटर को अलग करके। ठीक है, देखिए कहता है अंडर दिस MOU 1000 किलोवाट पायलट प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश्ड एट द एयरपोर्ट premises of Cochin International Airport, Ernakulam, केरला। ग्रीन हाइड्रोजन रेफर्स टू अ हाइड्रोजन, ये क्या होता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है कैसे? यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू अ प्रोसेस। किस प्रोसेस से होगा? तो इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है, उसके अंदर इसे प्रोड्यूस किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर, मैंने अभी आपको बता दिया था, वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसे क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है, तो ये आपको पता रखना है कि कौन सी वाली चीज यहाँ पे हुई है। वर्ल्ड का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो कि विद इन एयरपोर्ट खुलने वाला है, तो वो कौन सा होगा? तो आप टिक करेंगे कोचीन का। और कोचीन कहाँ पर आता है? तो आपको बहुत क्लियर रखना है कहाँ पर आता है। ये केरला में हमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा केरला से एक दो चीजें फैक्चुअल देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बनता है केरला से, इसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए जब भी हम केरला की बात करते हैं तो आपको याद रखना है केरला कब बना था। तो आप याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को क्या बना था? हमारे पास केरला बना था। ठीक है, तो आप क्लियर रखेंगे कब बना था? 1 नवंबर 1956 को केरला बना था। अब केरला किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो आपको क्लियर रखना है तमिलनाडु, उसके अलावा कर्नाटका, प्लस ये एक यूटी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, जिस यूटी का नाम आपके पास आता है क्या? पुडुचेरी। क्या नाम आता है यहाँ पे? पुडुचेरी, जिसका पुराना नाम हुआ करता था पौंडीचेरी। क्या नाम हुआ करता था? पौंडीचेरी। और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सबको पता है कि पौंडीचेरी अपनी सेटलमेंट बनाई थी किसने? फ्रेंच लोगों ने। किसने बनाई थी? फ्रेंच लोगों ने। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि कुछ केरला में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं, जिसमें से एक आपके पास आता है एराविकुलम। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एरेवाकुलम आ जाता है एक, और एक आता है आपके पास साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एक कौन सा आता है? एरेवाकुलम, और एक कौन सा आता है यहाँ पे? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो क्लियर रखेंगे आप अपने पास केरला से फैक्चुअल डेटा को। उसके अलावा केरला का जो कोस्ट है उसे क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता है इसे क्या कहा जाता है? मालाबार। और आपने पढ़ा है कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं उस मीटिंग पॉइंट का नाम क्या आता है आपके पास? नीलगिरी। क्या नाम आता है इसका? नीलगिरी। ये भी आपको पता होगा। तो नीलगिरी का कुछ हिस्सा कहाँ पर है? केरला, और कुछ कहाँ चला जाता है? तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। जब भी हम नीलगिरी बोलते हैं तो इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तब भी आपको क्लियर रखना है, इसका आंसर होगा नीलगिरी। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसमें से पहला कौन सा था? तो आपको क्लियर रखना है नीलगिरी। और ये कहाँ पर आता है? तो वैसे तो ये तमिलनाडु और केरला दोनों के साथ ही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी माउंटेन चेन है नीलगिरी यहाँ पे, तो आपको याद रखना है दोनों के साथ ही है। ठीक है, चलिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला हाइड्रोजन प्लांट या फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में बनेगा, वो कहाँ बनने जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे केरला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम इसके बाद अगली न्यूज़ पे। अगला देख लेते हैं। कहता है 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट। अब एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है 2023 बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज करी यहाँ पे? एक्सिस बैंक्स, बरगंडी प्राइवेट एंड हुरून इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एमर्ज्ड एज। हम सबको पता ही भाई अंबानी वाले हैं ये। ठीक है, तो अंबानी वाले यहाँ पे बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी आ गई। कितने सालों में? लगातार 3 सालों में लगातार। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके अलावा सेकंड कौन आती है? तो आपको याद रखना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस विद द वैल्यू ऑफ, आप पैसा तो पढ़ ही लेंगे यहाँ पे। उसके बाद थर्ड कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? HDFC बैंक। HDFC बैंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल से आप इसके बारे में कॉन्टिन्यूसली HDFC के बारे में पढ़ते आ रहे हैं करंट अफेयर पे। कहता है महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपनीज फॉलोड बाय कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु, और उसके बाद क्या आता है आपके पास? दिल्ली। क्लियर है सबके पास यहाँ तक? चलिए, तो कौन सा वाला लिस्ट रिपोर्ट हुआ है अपने पास? तो आपको याद रखना है बरगंडी
प्राइवेट हुरून इंडिया 500 की लिस्ट हुई है। इसमें टॉप कौन कर रहा है हमारे पास, तो आपको क्लियर रखना है कौन आएगा, रिलायंस आ जाएंगे अपने पास, या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ जाएगा। सेकंड कौन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और तीसरा कौन है, HDFC बैंक। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज कहाँ देखने को मिलती है हमें, महाराष्ट्र। सेकंड कहाँ मिलती है, कर्नाटका। तीसरी कहाँ पर है, तमिलनाडु। और फोर्थ कहाँ पर आती है, दिल्ली में आती है। ठीक है, तो क्लियर रखना है आपने ये वाला करंट अफेयर भी। आगे उसके बाद आता है वशिष्ठ सेवा मेडल फॉर ऑक्टोकोपॉटर डेवलपमेंट। अब इसको देख लेते हैं बेटा ये क्या है। देखिए ऑक्टो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, हम सबको पता है कि ऑक्टो वर्ड यूज़ किया जाता है 8 साइड को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ऑक्टोकोपॉटर है। अब इसे समझ लेते हैं। हवलदार वीरेंद्र सिंह ऑफ द सिख रेजिमेंट in the Indian Army was awarded the वशिष्ठ सेवा medal for designing an innovative, अब ये ड्रोन है called a multi-purpose octocopter। क्या नाम है इसका, multi-purpose octocopter। अगर हम बात करें, it is a versatile drone capable of conducting surveillance operation, grenade dropping, aerial target engagement with weapons like AK-47 एंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। तो आप देख लेंगे इसको, ये इस तरीके का कुछ दिखता है और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा हमें। वशिष्ठ सेवा मेडल की अगर हम बात करें, वॉज इंस्टीट्यूटेड, कब बना था ये, 26 जनवरी 1960 को, एज VSM क्लास 3 टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। इट वॉज रीनेम्ड इन जनवरी 1967 एज VSM। VSM क्या आ जाएगा आपके पास, वशिष्ठ सेवा मेडल। किसे मिला है, तो आपको याद रखना है वीरेंद्र सिंह को। और वीरेंद्र सिंह कौन है अपने पास यहाँ पे, तो हवलदार है किस रेजिमेंट के, सिख रेजिमेंट के, किसके अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर। और इंडियन आर्मी की जब भी हम बात करते हैं 15 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन आर्मी डे। हम सबको पता है 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। क्लियर है, चलिए यहाँ तक हो गया आपके पास। उसके बाद आगे चलते हैं। तो वशिष्ठ सेवा मेडल किसे मिला है, तो आपको क्लियर रखना है, हवलदार क्या नाम है उनका, वीरेंद्र सिंह। और कौन सी रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट। क्या बनाने के लिए मिल रहा है, तो आपको याद रखना है ऑक्टोकोपॉटर, मल्टीपर्पस ऑक्टोकोपॉटर, ये इसके लिए इनको मिल रहा है। ठीक है, वशिष्ठ सेवा मेडल। अगला बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आता है, अच्छा मेडल, द 35 मिलीमीटर डायमीटर मेडल इज सर्कुलर इन शेप, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। तो आपको याद रखना है ब्रॉन्ज से बना होता है। द रिबन, द मेडल इज अटैच्ड टू अ गोल्ड कलर रिबन विच हैज 3 डार्क ब्लू स्ट्रिप्स डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का इनको यहाँ पर क्या मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा, इनको यहाँ पे अवार्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला आता है चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। अब जरा सा मैं आपको कर्नाटका के साथ कुछ फैक्चुअल पहले सीख लेते हैं हम लोग कि हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन कब बना, क्या चीज़ें कब कब हुई, तो इसके बारे में भी हमें क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए पहला सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट की जब भी हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है, इसका जन्म कब हुआ है, तो आप याद रखेंगे कब हुआ था, 1862 में। कब हुआ था, क्या टिक करेंगे आप पेपर में, 1862 में। और हमें याद रखना है 3 जगह पे हाई कोर्ट बना था पहली बार, दैट इज कैलकटा। ठीक है, उसके बाद कहाँ पर आता है अपने पास, यहाँ पे बॉम्बे, कैलकटा बॉम्बे, और आता है तीसरा अपने पास कौन सा, मद्रास। अब आपको इन तीनों में थोड़ी सी क्रोनोलॉजी अगर बिगड़ भी जाए तो चलेगा, पर आपको पहला याद रखना है, पहला कौन सा वाला था, कैलकटा, बहुत क्लियर रखना है। और कैलकटा वाला सबसे ओल्डेस्ट है, जिसका उद्घाटन किया गया था कब, तो आपको याद रखेंगे 2 जुलाई 1862 को इसका उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था, 2 जुलाई 1862 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जब हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन आया तो उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको याद रखना है उस समय पे नाम आएगा उनका जॉन लॉरेंस। कौन आएगा यहाँ पे, जॉन लॉरेंस इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो जिस टाइम पीरियड पे इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट को सेटअप किया गया इंडिया में, उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको क्लियर रखना है जॉन लॉरेंस उस समय क्या थे अपने पास, गवर्नर जनरल थे। अभी टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं अपने पास, 25 हैं। आप मुझे बताएंगे कि राज्य तो अपने पास 28 हैं, फिर 25 हाई कोर्ट कैसे हैं। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट है जो कहता है कि 2 राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, आप मुझे बताएंगे
पाएंगे ये, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको एक बात और क्लियर रखनी है कि लास्ट वाला कौन सा वाला बना है, 25वें नंबर का कौन सा है, तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। 25वें नंबर का कौन सा वाला आता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा अपने इस पे करंट अफेयर पे, और करंट अफेयर को देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। पहला देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए आर्टिकल कौन सा है, तो 214 से लेकर 231 और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर कौन सा है ये, तो पार्ट नंबर 6 हमें देखने को मिलता है। कहता है जस्टिस निलाय विपिन चंद्रा अंजारिया इज अपॉइंटेड एज सीजे ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। कहाँ के, किस हाई कोर्ट के बने हैं ये, तो आपको याद रखना है कर्नाटका हाई कोर्ट के। द अपॉइंटमेंट इज इन लाइन विद द प्रपोजल मेड बाय, अब आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम चलता है अपॉइंटमेंट का, जिसका नाम क्या आता है आपके पास, कॉलेजियम सिस्टम। क्या नाम आता है इसका यहाँ पे, कॉलेजियम सिस्टम, आपने याद रखना है क्या नाम आता है इसका, कॉलेजियम सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर अपॉइंट किया जाता है किसको, इसके अंदर अपॉइंट किया जाता है जजेस को, या चीफ जस्टिस को भी आप ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम, और अगला देखेंगे इसके बाद। कहता है द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट किसने करी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, अब इनको ये पावर किस आर्टिकल से मिल रही है, तो 217 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 217 आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक आपको ये वाला न्यूज़ क्लियर हो चुका है, बहुत क्लियर रखना है अपने पास क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कर्नाटका से, अगर आपको पता हो तो इंडिया में कॉफ़ी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो आपको क्लियर रखना है ये कहाँ पर आता है, कॉफ़ी रिसर्च सेंटर वो कहाँ पर आता है, कर्नाटका में। कॉफ़ी की 2 वैरायटी एसएससी ने पूछी थी अपने पास, उसमें से एक आती है अरेबिका और एक आती है रोबस्टा। एक कौन सी आती है, अरेबिका, और एक कौन सी आती है, रोबस्टा, और एक और आती है लिब्रिका है शायद उसका नाम, आप चेक कर लेंगे इसको, वो 3 आती हैं आपके पास। पर ये 2 पेपर में एज इट इज पूछी गई थी कि अरेबिका एंड रोबस्टा आर दी वेराइटीज ऑफ, तो हमें पेपर में क्या टिक करके आना था, दीज आर दी वेराइटीज ऑफ, क्या टिक करना था हमें, कॉफ़ी। क्लियर हो गया। चलिए, और कर्नाटका का पुराना नाम क्या था, तो आपको क्लियर रखना है क्या था इसका पुराना नाम, मैसूर। क्या नाम था, मैसूर। और कर्नाटका में ही हमें किस डायनेस्टी के र्यून मिले हैं, तो आपको याद रखना है डैट इज विजयनगर। और विजयनगर के जो र्यून्स हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, हम्पी। पेपर में पंजाब का पेपर उठाइए, वहाँ पे क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी, क्या टिक करना था हमें वहाँ पे, हम्पी इसकी कैपिटल थी। चलिए ये भी हो गया आपके पास कौन सा आर्टिकल, तो आपको याद रखना है 214 से लेकर 231 पार्ट नंबर कौन सा आएगा आपके पास, तो पार्ट नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला आता है हमारे पास, अगला करंट अफेयर देखते हैं। चलिए अगला आता है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। अब वायु शक्ति की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, और किसके बारे में बात की जा रही है ये समझ लेते हैं। देखिए कहता है इंडियन एयरफोर्स डेमोन्स्ट्रेशन एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 कब हुई है, 17 फरवरी 2024 को एट द पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ का रेंज था, एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर इन राजस्थान। कहाँ पर हुई है ये वाली एक्सरसाइज, तो कहाँ पर हुई है, राजस्थान में। किसने करवाई है, तो आप याद रखेंगे इंडियन एयरफोर्स। किसने करवाई है, इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, अभी रिसेंटली हमने मनाया था 8 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है, एयरफोर्स मनाया जाता है। कहता है 2024 वायु शक्ति एक्सरसाइज फीचर्ड जॉइंट ऑपरेशन विद द इंडियन आर्मी हाईलाइटिंग द सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। हम सबको पता है कि इनका कोऑर्डिनेशन होना, इनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कारगिल वॉर में इसका एग्जाम्पल देखा ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। तो आपको याद रहेगा स्काई है, एयरफोर्स है, तो आपको याद ही रहेगा, थोड़ा सा जोड़ वोड़ के आप इसे पढ़ ही लेंगे। उसके अलावा अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान के पोखरन में आप मुझे बताएंगे न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए हैं। कितने न्यूक्लियर टेस्ट पोखरन में हुए आप मुझे बताएंगे इसके बारे में। देखिए राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान अपना बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ, तो हमें याद रखना है एक तो पंजाब के साथ शेयर करता है, उसके अलावा किसके साथ शेयर करता है, यहाँ पे हरियाणा के साथ। पंजाब हरियाणा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश के साथ करता है, और
किसके साथ करता है, गुजरात के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा वाला अपने पास, राजस्थान। प्लस एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और वो किसके साथ करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर पाकिस्तान के साथ। किसके साथ करता है यहाँ पे, पाकिस्तान के साथ। तो ये आपको क्लियर रखना है कि इंटरनेशनल किसके साथ रखता है और दूसरा वाला बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। राजस्थान की कैपिटल क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, जयपुर, याद रखना है आपने। और जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर पे। अगला देखते हैं, कहता है पीएम मोदीज विजिट टू यूएई एंड कतर। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा फैक्चुअल पेपर में क्वेश्चन ज्यादा बन जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज एन ऑफिशियल विजिट टू यूएई एंड कतर इन फरवरी 2024। पीएम मोदी वाज वेलकम्ड बाय, अब इनका वेलकम किसने करा है, एक तो ये नाम ही पूरे खानदान का एक जैसा ही होता है। अब देख लेते हैं नाम क्या है, देखिए क्या लिखा है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। चलो ठीक है, नहान ने इसे याद इनका स्वागत करा है, आप ऐसे याद रख लो। चलो, नहान ने इनका स्वागत करा है इन अबू धाबी यूएई। दिस वाज द 7th विजिट ऑफ द पीएम मोदी। 9 सालों में कौन सी वाली विजिट है, 7वीं है। एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वाज साइंड। बायलैटरल आप सबको पता है, 2 गुट का। उसके बाद कहता है इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर साइंड। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉरपोरेशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो एक किस पे हुआ है, इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला हुआ है, एक किस पे हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और एक हुआ है इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन रह सकता है, पूरे पूरे चांस है इसके। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद एमओयू एक और साइन हुआ है विद द नेशनल मैरीटाइम। भाई पानी को लेकर भी इनकी चिंता है, और कौन से कॉम्प्लेक्स पे, लोथल गुजरात पे। याद करिए, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट है जो कि गुजरात में है, और ये डॉकयार्ड के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड आप सबको बताए, अ नेचुरल एरिया जहाँ पे शिप या पोर्ट शिप खड़ी हो जाती है अपने पास। ठीक है, तो डॉकयार्ड आपको याद रखना है। और लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर आप टिक करेंगे भोगवा। तो लोथल कहाँ पर आता है, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट है, क्लियर रखेंगे आप। और ये डॉकयार्ड था जहाँ पे शिप खड़ी हो जाती है, और कौन सी नदी के किनारे है ये, भोगवा। राज्य कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, उसके बाद गुजरात आता है। अगला, उसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी आर्काइव्स इनको लेकर भी बात की गई है। उसके अलावा पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसे आप यूपीआई कह सकते हैं, इसको लेकर भी बात हुई है। उसके अलावा डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड रुपए विद जैवान यूएई इन दोहा कतर। पीएम मोदी इज रिसीव्ड बाय सुल्तान बिन साद अल मुबारक। चलो मुबारक मुबारक से याद रखो, तो पहले नहाने वाला याद रखो, नहायन मतलब नहायन बंदे का नाम है। ठीक है, उसके अलावा एक याद रखेंगे आप, मुराइकी या मुबारक, ऐसे याद रख लो इसको, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स कतर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कौन है, सबको पता है, जयशंकर जी। ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए, तो किस किस पर बात हुई है यहाँ पे, एक हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक किस पे हुआ, डिजिटल वाला, एक हुआ इलेक्ट्रिसिटी, एक हुआ वो पोर्ट वाला मतलब मैरीटाइम वाला। उसके अलावा एक आर्काइव हो गया, एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा यूपीआई, और AANI, अब AANI उनका होगा, यूपीआई हमारा हो गया। उसके बाद आता है आपके पास रुपए इंडिया विद जैवान यूएई। उसके अलावा दोहा कतर में इनको किसने रिसीव करा है, सुल्तान बिन साद अल मुराइकी। तो मुराइकी से आप जैसे भी याद रखें, ठीक है, मुराई से याद रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आता है, अब यूएई की कैपिटल क्या आती है, अबू धाबी। करेंसी क्या आती है अपने पास, दिरहम। क्या आती है करेंसी, दिरहम। कतर की कैपिटल क्या आएगी, दोहा। और करेंसी क्या आती है इनकी यहाँ पे, रियाल। क्या करेंसी आती है, रियाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है फोर्ब्स। फोर्ब्स आप सबको पता है एक अमेरिकन बिजनेस ये मैगजीन आती है हमारे पास, और इसके फाउंडर कौन है, तो आपको याद रखना है BC फोर्ब्स। इसके फाउंडर कौन है, तो आपको याद रखना है, उनका नाम आएगा BC फोर्ब्स। ठीक है, उनका नाम आता है। कहता है फोर्ब्स इंडिया अनवेल्ड द 11th एडिशन ऑफ फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर 2024 या क्लास ऑफ 24 विच रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डाइवर्स फील्ड। तो इन सब में अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके बारे में बोला गया है। देखिए अब यहाँ पे 37 इंडिविजुअल इंक्लूड हुए हैं, उसमें एक है रश्मिका मंदाना, एनिमल मूवी में देखी होगी तुमने, है ना। उसके अलावा साउथ की वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस हैं ये। उसके बाद है अदायत
पलीचा, उसके बाद है कैवलिया वोहरा, को फाउंडर्स ऑफ जेप्टो, विष्णु आचार्य ऑफ रेजर पे रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस 19 कैटेगरीज। तो जिनके नाम आए हैं बस उतना ही याद रखेंगे आप, बाकी इतने काम का नहीं है अपने पास, बस हमें नाम जरूर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आता है आपके पास GSLV F14 इनसेट 3DS डायमेंशंस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे मिशन। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फैक्चुअल न्यूज़ है, थोड़ा सा याद करेंगे तो याद हो जाएगी। फैक्चुअल है आपके पास, देखिए कहता है इसरो सक्सेसफुली लॉन्च GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन कैरिंग द मेटेरोलॉजिकल, अब मेटीरियोलॉजिकल होता है जो वेदर से रिलेटेड होता है, मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका नाम है इनसैट 3DS फॉर द सेकेंड लॉन्च पैड। और कहाँ से लॉन्च किया जाता है सबको बताया, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। GSLV F14 प्लेस्ड द इनसैट 3DS सैटेलाइट इनटू अ जियोसिंक्राइज ट्रांसफर ऑर्बिट GTO देन टू द जियोसिंक्राइज स्टेशनरी ऑर्बिट इन स्पेस, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑर्बिट पे जा रही है रेदर देन किस पे जा रही है, स्टेशनरी वाली पे। दिस मार्क्स द 16th फ्लाइट ऑफ जियोसिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया। इट इज ऑल्सो द 10th फ्लाइट 7th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ GSLV विद इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, इस तरीके से आती है ये, और ये यहाँ पर लॉन्च हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो कब बना था देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है श्रीधर पानीकर सोमनाथ, ये कौन है इसके अभी चेयरमैन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बेंगलुरु कर्नाटका, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1969 में। कहता है ये एक 3rd जनरेशन जो है वो अपने पास मेटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट है फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और मैंने आपको बता दिया मेटीरियोलॉजिकल मतलब वेदर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, इन सब के बारे में हमें न्यूज़ देगी। अगली आती है आपके पास इम्पॉर्टेंट, फिर से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये हमारे लिए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, देखिए क्या लिखा है। कहता है इंडियन वुमेन्स टीम लेड बाय PV संधू won the gold at बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 इन वुमेन्स इवेंट बाय डिफीटिंग, अब देखो किसको हराया है, थाईलैंड को, किससे, 3-2 से इन द फाइनल्स एट सेतिया सिटी कन्वेंशन सेंटर इन शाह आलम सेलंगोर मलेशिया, ठीक है। अभी तो हमारे यहाँ राजा का नाम होता है, पर चलो इनके यहाँ जगह का नाम है शाह आलम सेलंगोर मलेशिया। दिस मार्क्स द फर्स्ट एवर गोल्ड फॉर इंडिया इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप इन मेंस इवेंट, चाइना बीट मलेशिया फॉर द गोल्ड मेडल। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल फैक्चुअल करंट अफेयर है, ज़्यादा इसमें कोई घुमाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहता है 16th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन विनर्स। एक अगर आपको पता हो तो एक ऐसी ही पार्लियामेंट की मीटिंग हुई थी शिकागो में, अगर आपको बताओ तो शिकागो वाली में कौन गए थे, तो अपने स्वामी विवेकानंद, याद रखना है आपको। चलिए कहता है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑनर्ड द विनर ऑफ 16th नेशनल यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। कब का बोल रहा है ये, 2019-20 का। ड्यूरिंग द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हेल्ड एट GMC बाला योगी ऑडिटोरियम पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। द स्टूडेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बटिंडा रिसीव द रनिंग शील्ड और ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट standing first at the national level. DAV जलंधर पंजाब won merit trophies for standing first in group second. तो ये पार्लियामेंट्री कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें यहाँ पर ये जीते हैं। उसके बाद आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल, मेरिट ट्रॉफी फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन ग्रुप 3rd। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इसका कौन सा यहाँ पे है, तो फर्स्ट इन ग्रुप ऑफ 4। तो ये आप याद रख लेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये अपने पास, ठीक है। चलिए अगला आता है अपने पास यहाँ पे 58th जननपीठ अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पहले समझना है यहाँ पे कि अगर हम बात करें किससे रिलेटेड है, तो देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है लिटरेरी, लिखा है जननपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, जिसे एनुअली प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा, भारतीय जननपीठ। और कब से दे रहा है इसको, ये 1965 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। देखिए क्या लिखा है, कहता है 58th जननपीठ अवार्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड टू 2 पर्सनैलिटीज़। कौन कौन से हैं, एक तो पोएट आ गए अपने पास जिनका नाम क्या आता है, संपूर्ण सिंह कालरा,
जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुलजार, सुना ही होगा आपने इनको उर्दू के लिए। और एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनका नाम है जगत गुरु, उसके बाद है रामभद्र आचार्य फॉर संस्कृत के लिए। कहता है दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर द सेकेंड टाइम संस्कृत लैंग्वेज में, और 5वीं बार मिल रहा है किसमें, उर्दू लैंग्वेज में। ये आपको क्लियर रखना है। उसके बाद ये जो अवार्ड है ये किसके लिए मिलता है, आपके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, किसमें, लिटरेचर इन इंग्लिश और इंडिया की अदर लैंग्वेजेस के लिए। ये अवार्ड जो है इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है, 11 लाख। एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू मिलता है किसका, तो गॉडेस सरस्वती का, जिन्हें वाग्देवी देवी भी कहा जाता है। और एक सिटीशन मिलता है आपको, एक प्लेट जैसी मिलती है। गुलजार की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 18 अगस्त 1934 को। किस गांव में हुआ था, दीना विलेज, और ये कहाँ पर आता है, झेलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ब्रिटिश इंडिया पर। आज किसका पार्ट है, ये पाकिस्तान का। और इन्होंने पहला गाना लिखा था मोरा गोरा अंग लाइले, ठीक है, फॉर बिमल्स रॉय फिल्म, जिसका नाम क्या था, बंदिनी, जो कि कब आई थी, 1963 में। चलिए अगली आती है इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, ठीक है। अब अजरबैजान के क्या बने हैं, यहाँ पे कोई नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब हमें यहाँ पे फैक्चुअल देखना है, अब यहाँ पे हमें याद क्या करना है, फैक्चुअल देखना है, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब एक दिन का नाम खतरनाक है ना, देखो क्या लिखा है, इल्हाम हैदर, बस इतना याद कर लें हम, अली, इल्हाम अली, है ना, इतना याद काफ़ी हमारे लिए। हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान फॉर द 5th कॉन्सिक्यूटिव टर्म। और अगर हम बात करें तो ये कितने % से जीत गए हैं, 92% वोट से जीत गए हैं। नोग्रोनो काराबक is a disputed region between Azerbaijan and Armenia due to the ethnic American majority in the region. अजरबैजान ने अपनी इंडिपेंडेंस किससे ली थी यहाँ पे, तो सोवियत यूनियन से, आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन इन 1991। इसकी कैपिटल क्या आती है, बाकू, और करेंसी आती है अजरबैजानी मनत। तो आपको बस मनत याद रखना है यहाँ पे, इतना काफ़ी है हमारे लिए। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इल्हम अली, बस इतना याद रखो, इल्हम अली, ठीक है, इल्हम अली। चलिए अगला, उसके बाद आता है बेंगलुरु ओपन टेनिस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द इंडियन टेनिस प्लेयर जिनका नाम क्या आता है, साकेत मेयानिनी, और उसके बाद आता है राम कुमार रामनाथन, वन द मेंस डबल टाइटल। अब यहाँ पे किसको हराया, देखिए लिखा है यहाँ पे कॉन्स्टेंटिन, उसके बाद यहाँ पर आता है बिटुओम कोजुमी एंड मैक्सिमी जेनेवर ऑफ फ्रांस इन द फाइनल्स ऑफ द बेंगलुरु ओपन 2024। और यहाँ पे इटली से कौन जीती, यहाँ पे कौन जीता है, मेन सिंगल में स्टेफानो नापिल्तानो, हे परमात्मा। उसके बाद यहाँ पे सियोंग चैन होंग, साउथ कोरिया के। और बेंगलुरु ओपन जो है वो हार्ड सरफेस में खेला जाता है, और इसका टोटल प्राइज मनी कितना होता है, $1333250, बस इतना से याद रखना है, ठीक है। चलिए, और इंडिया से कौन सा पेयर जीता है यहाँ पे, साकेत मेयानी और राम कुमार। ये याद करने वाला है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में हमारे पास क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। चलिए अगली आती है अपने पास मिलान 2024। ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में। आपको याद रखना है थीम क्या है इसकी, कमारिदरे कोहेशन कोलैबोरेशन। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है अभी, तो राधा कृष्णन हरि कुमार हैं, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली। कौन सी वाली एक्सरसाइज थी ये, तो 12th एडिशन था, ये हमें याद रखना है मिलान का, ठीक है। चलिए अगली आती है अपने पास यहाँ पे, अगला आता है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप सबको पता है इनका डेटा रिलीज करते हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू मंथली अपडेट फरवरी 2024 की अगर हम बात करें, द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक ड्रॉप हो गया है, 80 से कितना चला गया है, 85th। कब से कब तक, जनवरी से लेके फरवरी तक। 6 कंट्रीज हैं जिनका नाम है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर। ये अभी भी टॉप स्पोर्ट पे आते हैं। दीज 6 कंट्रीज जो हैं इनेबल देयर सिटीजन, अब ये अपने सिटीजन्स को पार देती हैं कि वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे, 194 देशों में, आउट ऑफ कितनी सी, 227 ग्लोबल डेस्टिनेशन, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट होगा। फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन, ये सेकंड रैंक पे आते हैं। और वीज़ा फ्री ट्रैवल इनका कितना है, 193 डेस्टिनेशंस का। पर इंडिया का रैंक कितना है, तो ये हमें याद करना पड़ेगा। पहले कितना था, 80th, अब कितना हो गया, 85th। कितने से कितने महीने में, तो बिल्कुल एक ही महीने में अभी, ठीक है। तो जनवरी से लेके फरवरी के बीच में आ जाता है। अगला देखते हैं, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 बिलियन टू IBSA फंड। अब इसको देख लेते हैं। देखिए
कहता है इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड इट्स एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $1 million टू द इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी हंगर एलिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हंगर एलिवेशन के लिए अगर आपको पता हो तो नोबेल प्राइज़ भी इंडिया में मिले हैं हंगर एलिवेशन के लिए, ठीक है। कहता है IBSA की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। काम करना कब से शुरू करा? 2006 से। IBSA फंड इज मैनेज्ड बाय स्पेशल यूनिट फॉर साउथ कॉपरेशन होस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसे भी प्रेजेंट किसने करा है? रुचिरा कंबोज ने करा है, ये आपको याद रखना है। और ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ की? UN की, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि GD बिरला वाले किस फील्ड में देते हैं तो आपको याद रखना है, साइंस की फील्ड में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रोफेसर अदिति सेन की अगर हम बात करें, इनको जो है वो कौन सा वाला अवार्ड मिला है? 33rd घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023। और किस फील्ड में मिल रहा है इनको? तो फिजिक्स की फील्ड में। ये आपको समझना है। यहाँ पे अदिति सेन दे इज द फर्स्ट फीमेल साइंटिस्ट बनी है जिनको क्या मिला है? यहाँ पे ये अवार्ड मिला है। तो ये स्टार मार्क करने वाली न्यूज़ आपके पास ऑलरेडी हो गई। उसके बाद हर रिसर्च इज बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन ऑफ क्वांटम स्टेट्स एंड देयर नॉन क्लासिकल ऑक्यूपेशंस एप्लीकेशन। GD बिरला की बात करें तो 1991 में बना था ये। तो ये किसको मिलता है? इंडियन साइंटिस्ट को जिनकी एज अभी 50 से कम है, फॉर देयर ओरिजिनल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो साइंस की किसी भी ब्रांच में। और इसमें अवार्ड कितना मिलता है? तो आप याद रखेंगे कैश प्राइज मिलता है कितना? 5 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इसमें 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए अगला करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया देखिए, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। देखिए कहता है इंडिया फिनिश्ड 5th इन द मेडल टैली विद 4 मेडल्स। अब कौन कौन से हैं? 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है। और ये कौन सा एडिशन हो रहा है? 11th। और कहाँ पर हो रहा है? एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है? तेहरान, ईरान में हुआ है, ठीक है। कहता है चाइना ने टॉप करा है, इसमें 16 मेडल लिए हैं। एक तो ये भाई बहुत सारे मेडल लेके जाते हैं, है ना, हर बारी हर उसमें। वैसे जापान ने कितने लिए? 9 मेडल्स। कजाकिस्तान विथ 12 मेडल्स। और उसके बाद आता है इनकी 2nd और 3rd प्लेस है। तो पहला चाइना है, हमारा कौन सा वाला आ गया यहाँ पे? तो 5th आ गया, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये वाला भी हो गया अपने पास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला आता है अपने पास यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और रहती होगी, यहाँ पे नाम आएंगे इनके। हाँ, कहता है यहाँ पे इंडियन गोल्ड मेडल विनर कौन कौन है? तो आपको याद रखना है। पहला नाम क्या आता है? ज्योति याराराजी। अगर हम इनकी बात करें तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश। उसके अलावा एक नाम है तजिंदर पाल और एक है हरमिलन, ठीक है। ये दोनों कहाँ से हैं? तो आपको याद रखना है पंजाब से। इंडियन गोल्ड मेडल विनर अंकिता दयानी उत्तराखंड से आ जाएंगी ये आपके पास। और इंडियाज गुलवीर सिंह lost his men's 3000 gold medal for being disqualified for a lane वायलेशन, ठीक है। तो अब ये देखो टर्म्स आती हैं पेपर में आती हैं, ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है? तो आपको याद रखना है लेन जो वायलेशन है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? इस एथलेटिक्स के साथ, ठीक है। चलिए अगला आता है ज्यूरिस्ट फालिसाम निर्मन पास्ड अवे, ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है। और अब इनकी यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पे इनकी डेथ हो गई है। तो ये सीनियर एडवोकेट भी थे हमारी सुप्रीम कोर्ट के। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए कहता है फालिसाम नरीमान रेनाउंड इंडियन ज्यूरिस्ट और पद्म अवार्डी भी हैं। इनकी डेथ कब होगी? 95 की एज में। और कहाँ हुई है इनकी डेथ? नई दिल्ली में। इनका जन्म हुआ था 1929 में म्यांमार रंगून में, तब वो ब्रिटिश इंडिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें ऑनर करा है पद्म भूषण पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में 1991 में, पद्म विभूषण दिया है पब्लिक अफेयर में 2007 में। और इनकी किस चीज़ में मिला इनको? तो याद रखेंगे आप पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है। आप सबको पता है
कि इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहला आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आपके पास आता है पद्म भूषण, फिर आता है आपके पास पद्मश्री। ठीक है, क्लियर है ना सबको? तो चंडीगढ़ का पेपर हुआ था, इसका चंडीगढ़ पुलिस का पेपर हुआ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन था, तो आपको ध्यान रखना था कि कौन सा किसके बाद आता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, इनकी किताबों के नाम भी हैं यहाँ पे। तो इन्होंने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बिफोर मेमोरी फेड्स, उसके बाद है सुप्रीम विस्पर, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इंडियाज लीगल सिस्टम, और कांट बी सेव्ड इन द स्टेट ऑफ द नेशन, द गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ही ऑल्सो रोट आर्बिट्रेशन सीरीज टाइटल्ड हार्मनी एडमिस्ट डिसहार्मनी। ठीक है, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें आ गई। बच्चे कई बार पूछते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ के जानी होती हैं, जो आपके पास न्यूज़ में करंटली बार बार आ रही होती हैं वो आपको पढ़ के जानी होती है बेटा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला आता है स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। ये बिल्कुल सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया आपके पास। शुभम गिल को क्या किया गया है, 2024 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उसके लिए इनको आइकन चुना गया है। किसको चुना गया है? तो आपको पता है शुभम गिल को। अगला आता है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ये कहाँ पर हुई है? तो पहले तो आपको याद रखना है 11वां एडिशन है। कहाँ पर हुई है? दुबई UAE में। WGS वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की अगर हम बात करें, इसकी थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। ठीक है, क्लियर रखना है आपको। मोहम्मद अल गिरगावी मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट अफेयर इज द चेयरमैन ऑफ, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन थे। इंडिया, टर्की, कतर वर नेम्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, और ये कहाँ पर हुई है? दुबई UAE में हुई है। ठीक है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक समिट हुई है यहाँ पे। अगला, अच्छा इसी के साथ आगे आता है आपके पास, कहता है इंडियाज सी रास्ते। अब देखो भाई, सी रास्ते का फुल फॉर्म आपके पास पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान देंगे। इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वन द 9th गोवटेक गवर्नमेंट टेक प्राइज अंडर द AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ Dubai has signed an agreement with the Joby Aviation to launch in world's first electric air taxi service in Dubai UAE by 2026। अब ये सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, UAE की अगर हम बात करें तो ये फेडरेशन है 6 एमिरेट्स का, अबू धाबी, दुबई, उसके बाद है शारजा, अजमन, अल क्वेन, और उसके बाद है फुजारह। उसके बाद कैपिटल की बात करें अबू धाबी, और अभी हमने पढ़ा था ये नहाना करके याद था ना, प्रेसिडेंट था अभी, और इसकी करेंसी क्या आती है आपके पास? दिरहम। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है माल्टा जॉइंस इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन रह सकता है, क्योंकि इसके पूरे चांस है। माल्टा की अगर हम बात करें तो ये एक आर्कीपेलागो है, मींस एक आइलैंड का झुंड है पूरा का पूरा यूरोप में, और इसने ज्वाइन कर लिया है किसको? तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इसने ज्वाइन कर लिया है। ISC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो पेरिस फ्रांस में 2015 में। और किस किस की मदद से हुई थी? तो इंडिया एंड फ्रांस टू मोबिलाइज एफर्ट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा जोर था। और किस पे काम किए जाने की बात की जा रही थी? सोलर एनर्जी पे। ठीक है, सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी है? रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? बताएंगे आप मुझे। चलिए उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे इसके डायरेक्टर जनरल वगैरह बताए हुए हैं आपके पास ISA के, ये आप देख लेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है इसका? तो आप याद रखेंगे गुरुग्राम, हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपके पास US एंड नेपाल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं। कहता है शांति प्रयास फोर्थ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज कमेंस्ड एट वीरेंद्रा पीस ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर एट पंचखाल, नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल आप सबको पता है, नेपाल इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल हमारे साथ, इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम बात करें इसे किस किस ने को होस्ट करा है? नेपाली आर्मी, उसके अलावा US की इंडो पैसिफिक कमांड ने, और ये बस इतना याद रखना है आपको। नाम क्या था इसका? तो आपको याद रखना है इसका नाम शांति प्रयास 4, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये दोनों को सिखाना, यही सब रहेगा, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है आपके पास। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे अगला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री आता है, वैसे इनके यहाँ अब इनके नाम बहुत खतरनाक है बेटा। देखो पहला यहाँ पे आता है, एक तो आपको याद रखना है इंडिया से किसको मिल रहा है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक ऑथर है बहुत तगड़े जिनका नाम है शशि थरूर, इनको मिल रहा है। अब ये तो याद नहीं होगा, शेवेलियर दीला है ना, ये तो आप याद रखो।
नाइट ऑफ द लेजेंड ऑनर, ये आपको याद रखना है, जो कि हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है बाय फ्रेंच सेनेट प्रेसिडेंट गेरार्ड लार्चर। और ये कहाँ पर हुआ है, ये तो फ्रेंच एम्बेसी में नई दिल्ली में हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है, इससे हमारे और फ्रांस के जो रिलेशंस है वो और आगे स्ट्रॉन्ग होंगे, टाई स्ट्रॉन्ग अप होंगे, पीस कॉपरेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। शशि थरूर की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया के फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट पॉलिटिशियन हैं और ये मेंबर रहे हैं किसके, आईएनसी के, याद रखना है, राइटर हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं और उसके अलावा सर्विंग एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर तिरुवनंतपुरम केरला सिंस 2009। तो आपको पता है शशि थरूर के बारे में, उनके बारे में ये बताया गया है। कहता है 2010 में इन्हीं शशि थरूर को कौन सा अवार्ड मिला था, स्पेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बना था, ये आपको याद रखना है। 1998 में इनको ग्लोबल लीडर ऑफ टुमारो कहा गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो लीजन ऑफ ऑनर है, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा, लीजन ऑफ ऑनर जो आपने यहाँ पे कवर करा, ये वाला, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन वाला, ये कब बना था, तो 1802 में किसने बनाया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका आपको पता है ये फ्रांस में थे। और बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला आता है इसके बाद, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया ये है, कहता है प्रावो सुबियांतो, बस यहाँ पे याद रखो, प्रोवो सुबियांतो कुसुमो, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। अब ये 8वें क्या बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं किसके, इंडोनेशिया के। पार्टी का नाम क्या है इनकी, तो ग्रेंदियार पार्टी इनकी आ जाएगी। अब ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है जोको विडोडो, किसको कर रहे हैं, जोको विडोडो को, ये आप याद रखेंगे। और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, करेंसी आ जाती है आपके पास इंडोनेशियन रुपए। चलिए उसके बाद आता है लेजेंडरी रेडियो रिप्रेजेंटेटर आमीन सयानी पास्ड अवे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो अगर हमसे पूछा जाए रेडियो डे कब मनाते हैं, तो आप सबको पता है रेडियो डे कब मनाते हैं, अपने पिछले करंट अफेयर में पढ़ा होगा, 13 फेब को मनाया जाता है। तो इनका नाम क्या था, आमीन सयानी। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और इनकी डेथ हो गई है, तो ये हमें याद रखना है। और इनका कौन सा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, तो आपको याद रखना है बिनाका गीतमाला, जो कि कहाँ पर आता था, रेडियो सिलोन में, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद आता है बुक नीरज चोपड़ा के ऊपर है, द मैन हु मेड हिस्ट्री। अब इनके ऊपर एक किताब आई है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको पता है ये हरियाणा पानीपत से बिलोंग करते हैं। जर्नलिस्ट कौन है, तो नॉरिस प्रीतम, जिन्होंने बुक लिखी है नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री। आप सबको पता है कि जेवलिन थ्रोअर इनकी गेम आती है आपके पास, और नीरज चोपड़ा की जो अर्ली लाइफ है, अर्ली बैकग्राउंड से लेकर ओलंपिक्स तक का सारा सफ़र इसमें बताया गया है। ये पहले इंडियन हुए जिन्हें गोल्ड मेडल मिला किसमें, एथलेटिक्स में, और सॉरी इन एथलेटिक्स इन द ओलंपिक्स में। और कब की बात कर रहे हैं हम, ये 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, तो उसके अलावा इन्हें ऑनर किया गया है स्विस टूरिज्म विद अ कोमेमोरेटिव प्लेक एंड आइस पैलेस इन दी टॉप ऑफ द यूरोप स्विट्जरलैंड। तो बस इतना याद रख लो, ये काम का है हमारे पास, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला आता है ₹19,000 करोड़ डील टू प्रोक्योर ओवर 200 ब्रह्मोस मिसाइल फॉर इंडियन नेवी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर हमारे पास, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रह्मोस के बारे में बात करते हैं। एक तो आपको पहला क्लियर होना चाहिए कि इंडो रशिया का जॉइंट वेंचर है। किसका जॉइंट वेंचर है ये, तो इंडो प्लस मतलब हमारा, प्लस उसके बाद किसका है, रशियन जॉइंट वेंचर है ये ब्रह्मोस वाला। और ब्रह्मोस की जब आप बात करते हो तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा, एक नदी अपने पास आ गई, और एक और आ जाती है जिसका नाम है मॉस्कोवो, इसके नाम पर ये नाम लिया गया। तो ब्रह्मा से, ब्रह्मपुत्रा से लिया होगा ब्रह्मा, और उसके बाद यहाँ पे कौन आता है आपके पास, ब्रहा आता है वहाँ से, और मोज यहाँ से लिया जाता है। कहता है अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही एक मिसाइल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है वो इतनी एक्यूरेसी के साथ दिन और रात पे काम करेगी। ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके बारे में कि ये एक ब्रह्मोस वेरिएंट कैन बी यूज्ड फ्रॉम लैंड, एयर एंड सी। तो ये अपने लिए वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। इसका टारगेट क्या रहेगा, 290 किलोमीटर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का। और नाम कहाँ से लिया गया है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी, और एक और नदी आई, मैंने भी आपको बता दिया, मॉस्कोवो, यहाँ से इसका नाम लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें, इंडिया जो है वो डिलीवर करेगा ब्रह्मोस मिसाइल को किसको, फिलीपींस को, कब, मार्च 2024 में, मतलब अब कल परसों में कर ही देगा, ठीक है। ब्रह्मोस एरोस्पेस, अभी मैंने आपको बताया था कि किसके साथ हम ये लॉन्च कर रहे हैं, इंडो रशिया, याद रखना है आपको, और DRDO का ये जॉइंट वेंचर है, ठीक है। आपको ये वाला यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए
अगला, इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हमारे पास, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, कहता है फिनटेक स्टार्टअप पेमेंट मार्ट प्राइवेट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद 5 इंडियन बैंक्स। अब वो 5 बैंक कौन कौन से हैं, ऑप्शन में सीधा सीधा आ सकता है। पहला आपको याद रखना IDBI, सबने पहला है इंडियन बैंक IDBI, फिर इंडियन बैंक, IDBI, एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और करूर व्यास बैंक। यहाँ पे क्या लॉन्च किया जाएगा, वर्चुअल एटीएम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर किसी को भी वर्चुअल एटीएम चलाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें मोबाइल बैंकिंग ऐप मैंडेटरी है, ये नहीं होगी तो आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, किसके लिए, कैश विड्रॉल के लिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे आप जब भी आप इनिशिएट करेंगे इस प्रकार के कोई भी एटीएम को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको OTP आएगा बैंक की तरफ से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। आप इस OTP को किसके पास लेके जाएंगे, शॉपकीपर के पास। पर कौन से शॉपकीपर के पास, जिसके पास ये VATM मतलब वर्चुअल जो ATM है ये एफिलिएट होना चाहिए उसके पास, फिर आप उसे कैश कलेक्ट कर सकते हैं। शॉपकीपर की अगर हम बात करें, ATM टू पे कैश यूजिंग द मर्चेंट लॉगिन। अब ये कुछ इस तरीके की पूरी वो वेबसाइट वगैरह बता रखी है। लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम मिनिमम कितनी होगी 100 की, मैक्सिमम कितनी होगी 2000। मंथली कैप कितने का होगा, तो आप याद रखेंगे वर्चुअल एटीएम से कितना निकाला जा सकता है, 10,000। और पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चंडीगढ़। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसके CEO आएंगे अपने पास, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। कौन है यहाँ पे, तो उनका नाम है वेंछई जांग। बस इतना सा याद रख लो, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें, इतना सा याद काफ़ी है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो हॉल्ट SBI इलेक्टोरल बॉन्ड इशुएंस। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे अभी इलेक्शन आने वाले हैं अपने पास, तो क्या किया जाता है उस समय पे, उस समय बड़ी बड़ी कंपनी या ग्रुप या इंडिविजुअल वो क्या करते हैं, वो एक पैसा देते हैं, ठीक है। एक पैसा बोलने का मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देते हैं किसको, या दान देते हैं किसको, इन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो उसके ऊपर बैन लगा है, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या था एक्चुअली में, स्टोरी ऐसी है इसकी कि 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी और 2018 में ये सरकार ने लागू कर दी थी। इसमें ऐसा था कि मान लेते हैं कि मैं या आप कोई भी अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंशियली एड करना चाहता है, जैसे चंदा देना जिसको हम कहते हैं, इलेक्शन के पहले वाला जो चंदा देना होता है, अगर मैं और आप देना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते थे कि हम दे सकते थे उस चंदे को, पर मेरी और आपकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाती थी। तो क्या बोला गया बाद में कि भाई उस बंदे की पहचान गुप्त नहीं होनी चाहिए। मान लेते हैं कि अगर मैं दान दे रही हूँ पॉलिटिकल किसी भी पार्टी को, जैसे इलेक्शन आने वाले हैं अभी BJP के, तो हम उसको दान दे रहे हैं मान लो, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उससे शो करना पड़ेगा। तो बोला गया था कि पहले उसका नाम नहीं बताया जाता था, पर अब इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कल को क्या पता मैंने पार्टी की मदद करी फाइनेंशियली, कल को पार्टी को भी तो फिर मेरी मदद करनी पड़ेगी, चाहे फिर वो मेरे नेगेटिव कैसा भी सेंस हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसे लाया गया है। कहता है इलेक्टोरल bonds are interest free bearer bond और money instrument that can be purchased by company। अब ये एक प्रकार का बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की अगर हम पैसा देखें कितना होता है इसमें, तो आप याद रखेंगे 1000, फिर 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ठीक है। तो आप एक बॉन्ड बनवाएंगे कहाँ से, SBI से बनाएंगे, एक बॉन्ड बनवाएंगे और उस बॉन्ड को आप किसको दे देंगे, अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को। ये बिल्कुल बैंक नोट की तरह होता है और किसको दिया जा सकता है, जो बियरर होता है उसको दिया जा सकता है और उसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट इसमें पे नहीं करना होता है। टैक्स एग्जम्पशन होती है, ये तो आप बाकी सब चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे, पर अब इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि क्या करना है। तो मुंबई एमर्ज्ड एट द सिटी विद द लार्ज शेयर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सेल सिंस इंसेप्शन ऑफ द डोनेशन स्कीम इन 2018। समझ गए ना, चंदा देना, तो डोनेशन स्कीम मैंने इसे क्यों कहा था, मतलब चंदा इसे क्यों कहा था, क्योंकि डोनेशन की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट ऑफ द बॉन्ड्स वर एनकैश्ड, कहाँ पर, दिल्ली में ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये आप सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अच्छा खासा फंड दिया ही जाता है, सबको पता है ये वाला, ठीक है। चले उसके बाद अगला न्यूज़ देख लेते हैं आपके पास। अब RBI ने किसे यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया, रुपी कोऑपरेटिव बैंक है,
उसके शेड्यूल सेकंड से, या बैंकिंग वाली उसमें पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे आप इसे देख लेंगे, ठीक है। अगला आता है आपके पास 69th ह्यूंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 के, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर हुए हैं, तो आपको याद रखना है गुजरात में, और किसके पार्टनरशिप के साथ हुए हैं, तो गुजरात टूरिज्म के साथ। बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी हुई है, 12th फेल, सबको पता है। उसके बाद है बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कौन सी है, जोरम, जो आई थिंक मनोज वाजपेयी की है। उसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर कौन सा आता है, तो विनोद चोपड़ा, जिसका किस पे नाम आता है 12th फेल में। उसके बाद है लीडिंग एक्टर कौन आ गया भाई, एनिमल, पता ही है। उसके बाद है बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स कौन आएंगे, विक्रांत मैसे, पता है आप सबको इनका नाम 12th फेल के लिए। उसके अलावा है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल कौन है, आलिया भट्ट, किसके लिए, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिकेट शेफाली शाह, 3 ऑफ अस, रानी मुखर्जी को किसके लिए मिला है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये बहुत अच्छी मूवी आपने देखी होगी। उसके अलावा है सपोर्टिंग रोल मेल किसे मिला है यहाँ पे, तो विकी कौशल, किसके लिए, डंकी पढ़ा जाता है या दुंकी पढ़ा जाता है, आप देख लेंगे। उसके अलावा आता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ISSF की इसकी यहाँ पे एक शूटिंग वाला जो है उसके लिए यहाँ पे ये अवार्ड मिले हैं, ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। कहता है इंडिया के दिव्यांश सिंह पनवर, जिनको क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, किसमें, मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के लिए, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इंडिया ने इस कैंपेन को खत्म कराए कितने मेडल्स लेके, 6 मेडल्स लेकर, याद रखेंगे आप, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और एक क्या है यहाँ पर ब्रॉन्ज है। ग्रेट ब्रिटेन फिनिश्ड सेकंड ऑन द मेडल टेबल विद 2 गोल्ड 1 सिल्वर, या पढ़ लेंगे यहाँ पे क्या क्या है, तो आपको याद रखना है ये सेकंड पे है। उसके बाद आता है यहाँ पे अगला, सैमसंग रिक्लेम्स लीडिंग पोजीशन इन द स्मार्टफोन मार्केट, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। वैसे इनकी बैटरी बैकअप, चलो जय माता दी, बहुत अच्छा है, ठीक है। सैमसंग को मिला यहाँ पे रिक्लेम्स लीडिंग पोजीशन है किसमें, स्मार्टफोन मार्केटिंग में। अगला आता है रायसेना डायलॉग, जो कि कहाँ पर हुआ है, हमारे पास दिल्ली में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कहता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा है किसका, 9th एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग, जो कि कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। आप कौन आए यहाँ पे, तो आपको याद रखना है ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है कियारिकोस, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इनका नाम है आप याद रखेंगे यहाँ पे। रायसेना डायलॉग की बात करें तो इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स, है ना, ये तो आपने देखा ही होगा मीम में इन दोनों को, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। कहता है द थीम ऑफ दिस एडिशन चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट, चतुरंग मतलब 4 अंग जिसके, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट और क्रिएट। Over 2,500 participants from about 115 countries joined the dialogue in person, तो इसको यहाँ पर ज्वाइन करा था। उसके अलावा आता है इंडिया एमर्ज एज टॉप बायर ऑफ वेनेजुएलियन क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल आप सबको पता है, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो इसके बारे में हम बात करते हैं। और वेनेजुएला कहाँ पर आता है, साउथ अमेरिका में। आफ्टर अ गैप ऑफ 3 years इंडिया जो है वो एमर्ज कर चुका है किसमें, टॉप बायर बन चुका है क्रूड ऑयल को लेने में। कब से कब तक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दिसंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024, कुछ मंथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंडियन रिफाइनर हैज स्टॉप्ड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द लैटिन अमेरिकन कंट्री, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे सैंक्शन हो गया था अपने पास, पर हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमारा यहाँ पे ये हम एमर्ज हुए हैं इसमें, ठीक है। अगला आता है ओपनएआई अनवेल सोरा दैट मेक्स इंस्टेंट वीडियोज फ्रॉम रिटन टेक्स्ट। अगर आपको याद हो तो एक ल्यूमरे करके आपने पिछले कुछ करंट अफेयर में पहले भी पढ़ा था, सेम वैसा ही एक करंट अफेयर आपके पास ये वाला है कि इसके अंदर आप क्या कर पाएंगे, मतलब सोरा एक तरीके से आप ऐसा समझ लेते हैं कि वीडियो क्रिएटर है हाई ग्रेड वाला, ठीक है। 60 सेकेंड्स में ये हमारी वीडियो को डिज़ाइन करके दे सकता है, हमें इसमें वीडियोग्राफर इन सब की ज़रूरत नहीं है। अब हम जैसी मर्जी चाहें वैसे यहाँ पर वीडियो बनाकर इस पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला आता है रशियन ओपोजिशन लीडर पास्ड अवे, ठीक है, तो बस इनका नाम याद रख लो, अगर आ भी गया तो आ गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है यहाँ पे एलेक्से नेवल्नी, जिनकी कॉज ऑफ डेथ अभी अपने पास क्लियर नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे और इससे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि रशिया जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हमारे साथ जॉइंट वेंचर करता है। प्लस अगर आपने पिछला करंट अफेयर पढ़ा होगा तो कुंदनकुलम तमिलनाडु में क्या आता है अपने पास, ये पावर प्रोजेक्ट आता है, उसकी भी मदद कर रहा है कौन हमारे लिए, रशिया मदद कर रहा है।
अगला आता है अपने पास यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई हैं। देखिए, जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं तो टूरिज्म डे, ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। आपको पेपर के लिए क्या पढ़ के जाना है यहाँ पे, कौन से नंबर का है, और बस इतना सा याद रख लो, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। थीम है तो ठीक है, नहीं है थीम तो भी चलेगा इसमें। उसके बाद अगला आता है आपके पास यहाँ पे सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। थीम की बात करें तो ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स और बिल्डिंग अलायंसेस। तो ये बस आपको डे नाम के लिए याद रखने हैं, कौन सा डे कब मनाया जाता है। अगला आता है आपके पास यहाँ पे मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। थीम क्या है इसकी? मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग, ये याद रख लेंगे आप। उसके बाद आता है आपके पास वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को। थीम की बात करें तो आर वर्ल्ड, आर थ्राइविंग फ्यूचर, द एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल पॉवर्टी, ये आप देख लेंगे इसके साथ साथ ही। उसके अलावा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपके पास करंट अफेयर ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।